अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है वो रोटरी एवापोरेटर से ही लिंक है। हमने रोटरी एवापोरेटर की वर्किंग, उसके कंपोनेंट्स, उनका प्रिंसिपल हम स्टडी कर चुके हैं। मज़ीद जो है उसके एक्सपेरिमेंट जो है उसका प्रोसीजर और हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं रोटरी एवापोरेटर को, उसकी मज़ीद डिटेल जो है हम देखेंगे। सो बेसिकली हम रोटरी एवापोरेटर को यूज़ कर सकते हैं किसी भी हमारे पास जो फूड प्रोडक्ट है सॉल्यूशन फॉर्म में है, हम उसका रेट ऑफ एवापोरेशन देखने के लिए कि जो रोटरी एवापोरेटर है वो किस रेट से हमारे पास हमारे सॉल्यूशन को एवापोरेट करता है, और उसका हम इफ़ेक्ट देखेंगे टेम्परेचर के साथ। जिस तरह हम वेरिएबल चूज़ करके कि हम ये वेरिएबल रखेंगे और बाकी तमाम जितने भी हमारे इनपुट्स होंगे वो सब हम उन्हें कांस्टेंट रखेंगे। जिस तरह हम टाइम कांस्टेंट रख सकते हैं, जो रोटरी एवापोरेटर की रोटेशन स्पीड है हम उस स्पीड को कांस्टेंट रख सकते हैं। सो ये जो हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हम टेम्परेचर के अलावा बाकी तमाम पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखते हुए हम टेम्परेचर को सिर्फ चेंज करेंगे ताकि हम इफ़ेक्ट देख सकें टेम्परेचर का, कि हमारे पास मिल्क सोल्यूशन है या ऑरेंज सोल्यूशन है, हम उसका रेट ऑफ एवापोरेशन किस तरह से स्टडी कर सकते हैं अगर हम उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना चाहें। तो थोड़ा सा इसके लिए हम बैकग्राउंड देख लेते हैं। जिस तरह हमने स्टडी किया था कि हमारे पास रोटरी एवापोरेटर जो है वो क्योंकि अंडर वैक्यूम कंडीशन काम करता है, उसमें आप प्रेशर अप्लाई करते हो ताकि जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर, जो किसी भी सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम टेम्परेचर पर आपके पास एवापोरेशन स्टार्ट हो सके इजीली, कम टेम्परेचर पर स्टार्ट होके फिर आप एक स्पेसिफिक स्पीड सेट करते हैं आरपीएम के अकॉर्डिंग। एक स्पीड सेट करने के बाद आप उसको क्या करते हैं, उसका ऑपरेटर्स इक्विपमेंट स्टार्ट करते हैं ताकि वो अपनी जो एक फिर आप उस पर टेम्परेचर सेट करते हैं। तो टेम्परेचर अब आप डिफरेंट सेट कर सकते हैं। अब इसमें जो है यही बात की गई है कि आपके पास जो एवापोरेटर है उसमें आप जो स्पीड सेट कर रहे हैं या जो आप प्रेशर सेट कर रहे हैं उसको आप एक स्पेसिफिक वैल्यू पे कांस्टेंट रख दें। जिस तरह यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप स्पीड को 100 आरपीएम और प्रेशर को आप 200 मेगा बार प्रेशर पे आप सेट कर सकते हैं ताकि जो आपके पास सॉल्यूशन है वो उसकी स्पीड, एवापोरेट होने की स्पीड जो है वो फास्ट की जा सके। बेसिकली जो कोई भी सोल्यूशन है जब आपने उसको एवापोरेट, उसका मॉइस्चर कंटेंट आपने उसे एवापोरेट करना होता है, ख़त्म करना होता है, तो एवापोरेशन जो है बेसिकली आप जो है उसका एक किसी भी मटेरियल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आप बॉइलिंग पॉइंट अचीव करते हैं। वो अचीव करने के बाद फिर मज़ीद जो उसे हीट मिल रही होती है वो उस पे जाकर जो है वो हमारे पास उसकी मज़ीद फिर एवापोरेशन स्टार्ट होती है। तो फर्स्टली उसे बॉइलिंग पॉइंट अचीव करना पड़ता है। Obviously it will take more time, more heat, more energy। तो लेकिन ये जो रोटरी एवापोरेटर है ये हमारे पास एक मैकेनिकल मेथड है जो कि क्या करता है, अंडर वैक्यूम प्रेशर टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है उसे कम कर देता है और वो कम टेम्परेचर पर जो है हमारे पास जो सोल्यूशन है वो एवापोरेट करना शुरू कर देता है। बॉइलिंग पॉइंट उसका जल्दी आप अचीव कर लेते हैं, जल्दी वो बॉयल होना शुरू हो जाता है और उसके बाद उसकी एवापोरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हम ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो इसी इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी करने के लिए कर रहे हैं कि अगर हम डिफरेंट टेम्परेचर सेट करें और उन पर देखें कि हमारा सोल्यूशन कितनी जल्दी या कितनी देर से या उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है हमारे पास एवापोरेशन के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आपने गैप जो आप अपना जो टाइम है वो भी आप उसे कांस्टेंट रख रहे हैं, 10 मिनट्स गैप। इसका क्या मतलब है कि जब आपने इक्विपमेंट स्टार्ट किया है, आप एवापोरेशन फ्लास्क में अपना जो भी मटेरियल है आप उसे फिल करेंगे जो उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, उसके बाद आप अपना स्पीड और सारे वेरिएबल्स है और पैरामीटर सेट करने के बाद अब आपने कांस्टेंट एक सारा कुछ सेट कर दिया, अपनी स्पीड, टेम्परेचर सब कुछ आपने सेट करने के बाद जब आप इक्विपमेंट को स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ ही आप अपनी जो स्टॉप वॉच है उसे ऑन कर लेंगे। स्टॉप वॉच ऑन करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आप उसे 10 मिनट देंगे, यानी आफ्टर 10 मिनट्स अब आप अपने इक्विपमेंट को ऑफ करेंगे और उसमें जो भी आपकी रिक्वायर्ड रीडिंग है आप उससे लेंगे। वो आप किस तरह लेंगे वो हम नेक्स्ट प्रोसीजर में देखेंगे कि आपने क्या चीज़ नोट करनी है। सो बेसिकली ये 10 मिनट गैप का मतलब ये है कि इक्विपमेंट को स्टार्ट करने के बाद आपने उसे 10 मिनट देने हैं, वो अपना प्रोसीजर एवापोरेशन का प्रोसेस करे और 10 मिनट के बाद आप उसे
उसकी फिर रीडिंग लेंगे जो आपको रिक्वायर्ड है। ये रीडिंग या टाइम को जो है सेट करने का मतलब ये है कि अगर आप ये टाइम सेट नहीं करते, आप वेरिएबल टाइम लेंगे, तो फिर आपके पास दो वेरिएबल हो जाएंगे, टेम्परेचर भी और टाइम भी। दो वेरिएबल सेट होने का मतलब ये है तो आप एग्जैक्टली गेस नहीं कर पाएंगे, एग्जैक्टली डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे कि आपके पास वो टेम्परेचर की वजह से इफेक्ट आ रहा है या वो टाइम की वजह से आ रहा है। तो अगर आपने टाइम का इफेक्ट स्टडी करना होगा, फिर आप टेम्परेचर को भी एक खास टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखते हुए फिर उस पर आप टाइम वेरी करेंगे और उसको वेरिएबल रखेंगे। क्योंकि अभी आप टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी कर रहे हैं इसलिए आपने टाइम को कांस्टेंट रखा है, और हम टेम्परेचर का इफेक्ट स्टडी करना है इसलिए हमने 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स पर 30, 50, 70 या 90 डिग्री सेल्सियस पर हम अपनी जो रीडिंग्स हैं, जो अपनी वैल्यूज़ हैं, हम उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। सपोज अगर आपने डिफरेंट आपने टाइम का चेक करना है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन पे आपका टाइम के साथ क्या उसका लिंकेज है, फिर आप जैसे आप 30 या 50 या 70 या 90 डिग्री आप एक टेम्परेचर सेट कर देंगे, फिर अब आप उस पर देखेंगे कि भाई आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 15 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स इसकी क्या जो है हमारे रेट ऑफ इवेपोरेशन पर क्या उसका इफेक्ट होगा टेम्परेचर का या टाइम का सॉरी। नेक्स्ट प्रोसीजर देख लेते हैं कि अगर हमें रेट ऑफ इवेपोरेशन को स्टडी करना है मिल्क सोल्यूशन या ऑरेंज जूस सोल्यूशन के लिए, तो हम उसके किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो आपका जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है, हमें पता है कि हम जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन है उसे हम इवेपोरेशन फ्लास्क में फिल करते हैं। तो जो आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी आप रखेंगे 200 ml आप सोल्यूशन का ले सकते हैं। उसे मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू मेजर करने के बाद आप उसे जो इवेपोरेशन फ्लास्क है उसमें पोर इन करेंगे। उसके बाद अब जैसे हमने कंप्लीट जो हम रोटरी इवेपोरेटर का पिछली लैब्स में जो है हम देख चुके हैं, उसके बाद आपने इवेपोरेशन फ्लास्क को जो है क्लैम्प करना होता है रोटरी इवेपोरेटर के साथ, और फिर उसके बाद आप इक्विपमेंट को किस तरह ऑन करते हैं, तो वो प्रोसीजर सारा आप फॉलो करेंगे। और उसके बाद जो है आप एक स्पीड सेट कर लेंगे। वो एक रिक्वायर्ड स्पीड सेट करने के बाद आप उसे कांस्टेंट रखेंगे पूरे एक्सपेरिमेंट में, क्योंकि अगर आप उस स्पीड को आपने अभी चेंज की, आपने फिर उसे 5 मिनट बाद चेंज कर दिया, तो वो पहले कुछ और सेट थी बाद में कुछ और, तो आप एग्जैक्टली उसको स्टडी नहीं कर पाएंगे। सो आपने जो है अपनी जो स्पीड है उसे कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना है ताकि आप उसका इफेक्ट जो है वो स्टडी कर पाएँ। उसके बाद आप स्पीड सेट कर चुके हैं। अब सबसे पहले आप 30 डिग्री सेल्सियस के लिए टेम्परेचर के लिए अपनी रीडिंग नोट करेंगे। तो जब आपके पास रिक्वायर्ड टेम्परेचर अचीव हो जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 10 मिनट के लिए उसे अपना प्रोसेस स्टार्ट करने देंगे, और आफ्टर 10 मिनट्स जो है आप अपना इक्विपमेंट ऑफ करेंगे और जो आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट है उसे रिकॉर्ड करेंगे। ये कहाँ पर होगा, हमारे पास जो कंडेंसेशन ट्यूब है उसके बाद हमारे पास एक रिसीविंग फ्लास्क लगी हुई होगी। तो उस रिसीविंग फ्लास्क में जो आपके पास वेपर्स बन चुके थे कंडेंसेशन से, जब आपने हीट प्रोवाइड की है, तो जो वेपर्स जो हैं वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट होकर हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में मौजूद होंगे। उन रिसीविंग फ्लास्क में का जो वॉल्यूम होगा, यानी वो आपके पास लिक्विड जो मौजूद होगा, उसे आप मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू मेजर करेंगे कि इसमें कोई लिक्विड है, प्रेजेंट है, और वो कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। तो वो वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट होगा, यानी जो हमारे पास एवापोरेशन फ्लास्क में हमने अपना सोल्यूशन पोर इन किया 200 ml। टेम्परेचर स्टार्ट मेंटेन करने के बाद जब उसमें एवापोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो वो एवापोरेशन यानी वो जो सोल्यूशन है उसके वेपर्स बनकर वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजरेंगे, और कंडेंसेशन के प्रोसेस से गुजरने के बाद जो रिसीविंग फ्लास्क है वो उसमें लिक्विड की फॉर्म में वापस आ जाएंगे। सो वो जो लिक्विड जो रिसीविंग फ्लास्क में प्रेजेंट होगा, आपने उसकी क्वांटिटी जो है वो मेजर करनी है। उस वॉल्यूम को नोट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब आपने वो 30 डिग्री सेल्सियस जो है अपनी रीडिंग नोट कर ली है। उसके बाद अब आप उस जो टेम्परेचर सेट है अब उसे आप सेटिंग को 50 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन करेंगे। उसके बाद आप फिर दोबारा उसी तरह 10 मिनट बाद रीडिंग लेंगे और वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट नोट करेंगे। उसके बाद फिर आप 70 या 90 डिग्री सेल्सियस के लिए नोट करेंगे। तो आपके पास ये एक डाटा, आपके पास एक टेबल मिल जाएगा जिसमें आपके पास अगेंस्ट 30, 50, 70 या 90 डिग्री आपके पास कोई वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट प्रेजेंट होगा। सो इन ऑब्जर्वेशन को जो है फिर आप अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं और फर्दर उसके लिए उसे अपने रिजल्ट्स या कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमें जो एवापोरेशन फ्लास्क में जो हमारा इनपुट सोल्यूशन था वो हमारे पास 200 ml है। हमने जो कंट्रोल्ड वेरिएबल है
यानी हमने उन्हें कांस्टेंट रखा है, वो हमारे पास स्पीड और टाइम है, और हमने जो टेम्परेचर है उसे हमने वेरिएबल रखा है, उसे हमने चेंज किया है। हम उसका इफेक्ट स्टडी करना चाह रहे हैं, इसलिए हम उसे चेंज कर रहे हैं। तो हमारे पास जो अगेंस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, आप देख रहे हैं कि सेकंड कॉलम इज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट, यानी हमारे पास रिसीविंग फ्लास्क में जो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है उसे मेजर किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि एट 30 डिग्री सेल्सियस हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट इज 0, यानी कोई भी आपके पास जो लिक्विड है वो आपके पास रिसीविंग फ्लास्क में प्रेजेंट नहीं था। इसका क्या मतलब है कि विद इन 10 मिनट्स, और जब आपने 100 आरपीएम स्पीड और ये टेम्परेचर सेट किया है, तो कुछ भी एवापोरेशन स्टार्ट नहीं हुई। जो सोल्यूशन था उसकी एवापोरेशन स्टार्ट नहीं हुई, इसीलिए कोई भी आपके पास जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है वो रिसीविंग फ्लास्क में प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए आपने यहाँ पर 0 ml लिख दिया। नेक्स्ट जो कॉलम है वो है फॉर रेट ऑफ एवापोरेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन आप किस तरह कैलकुलेट करते हैं? फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ एवापोरेशन इज वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट इन ml डिवाइडेड बाय टाइम, यानी आपने जो रिक्वायर्ड, जो आपने कांस्टेंट टाइम सेट किया आप उसे उससे डिवाइड कर देंगे, इसीलिए इसके जो यूनिट है वो मिलीलीटर पर मिनट है। तो क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट क्योंकि 0 है, तो जब आप वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, यानी 0 डिवाइडेड बाय टाइम, तो इट विल गिव रेट ऑफ एवापोरेशन एज 0 ml पर मिनट। क्योंकि जब कोई वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट, कोई रिसीविंग फ्लास्क में कोई लिक्विड ही प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ही ये है कि आपके पास कोई एवापोरेशन ही नहीं हुई, तो आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम आप रेट ऑफ एवापोरेशन कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, राइट। इसी तरह आप फॉर 50 डिग्री सेल्सियस देखेंगे अगर कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट जो है वो उसकी कोई भी क्वांटिटी प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारे पास कोई भी एवापोरेशन स्टार्ट नहीं हुई। जब आपने 100 आरपीएम स्पीड सेट की है, फॉर 10 मिनट्स आपने रीडिंग ली है, और 50 डिग्री सेल्सियस से कोई भी आपके पास स्टार्ट नहीं हुई। उसके बाद अब आप 70 डिग्री पर देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि एकदम से हमारे पास जो 0 से वो इंक्रीज कर गया है, हमारे पास जो रिसीविंग फ्लास्क के उसमें जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड प्रेजेंट है वो 21 ml है, राइट। तो ये जो 21 ml हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट है जो कि रिसीविंग फ्लास्क में प्रेजेंट है, इसके अगेंस्ट जब आप रेट ऑफ एवापोरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 2.1 ml पर मिनट, यानी आपने 21 को आपने डिवाइड किया है 10 मिनट से, क्योंकि आपने वो टाइम आपने नोट किया है, उसको आपने कांस्टेंट रखा है, तो वो आपको रेट ऑफ एवापोरेशन दे रहा है 2.1 ml पर मिनट। यानी आपको 50 to 70 से जब आपने इंक्रीज किया है टेम्परेचर, तो आपको इतना ज़्यादा जो है उसकी क्वांटिटी में फ़र्क आया है। अब ये भी हो सकता है कि 60 पे या 55 पे या 65 पे, अब ये एग्जैक्ट आपको नहीं पता कि कहाँ पर आकर पॉइंट जो है उसमें एवापोरेशन स्टार्ट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हैं 50 पे 0 है, और जब आपने 70 डिग्री सेल्सियस सेट किया तो उस पर 21 है। ये भी हो सकता है कि 65 पे, 68 पे या 69 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास एवापोरेशन स्टार्ट हो गई हो, और वो 70 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर जब सेट हुआ है तो उस पर टोटल जो है वो इतनी क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम जो है प्रेजेंट था लिक्विड का इन रिसीविंग फ्लास्क। नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 90 डिग्री सेल्सियस जो है उसमें वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट जो हमारे पास लिक्विड में प्रेजेंट है वो 17 ml है, और इसी तरह जब आपने रेट ऑफ एवापोरेशन कैलकुलेट किया है उसके लिए तो वो है 1.7 ml पर मिनट हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन है। तो अब आप ये भी कह सकते हैं, या ये ऑब्जर्वेशन एक हो सकती है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट है वो 21 से 17 पर आ गया, यानी वो कम हो गया, हालांकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। तो क्वांटिटी या वो जो लिक्विड है जो कि रिसीविंग फ्लास्क में प्रेजेंट है उसे भी असूलन इंक्रीज करना चाहिए। इसकी वजह ये हो सकती है क्योंकि 70 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास जो है उससे पहले जो है कोई भी एवापोरेशन नहीं हुई हुई थी, तो मैक्सिमम जो किसी भी सोल्यूशन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट था या वाटर कंटेंट था जो कि एवापोरेट हो सकता था, वो मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट था, इसीलिए मैक्सिमम जो है आपके पास स्टार्ट में 70 डिग्री सेल्सियस पे आपने वो अचीव कर लिया। जब आपने 90 डिग्री सेट किया तो जो मज़ीद जो वेपर्स थे वो मज़ीद वेपर्स बने, लेकिन उनमें अब वो क्वांटिटी क्योंकि अब उस वाटर कंटेंट की या उस मॉइस्चर कंटेंट की जो कि आपके पास प्रोडक्ट में प्रेजेंट है उसकी कम हो चुकी है, जो कि एवापोरेट हो सके, वो मॉलिक्यूल्स ही कम है जो कि एवापोरेशन की तरफ जा सकें, इसलिए हमारे पास जो ये जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज कर रही है एट 90 डिग्री सेल्सियस।
नेक्स्ट ये उसी लिए जो रेट ऑफ इवापोरेशन हमने थर्ड कॉलम में कैलकुलेट किया है, ये उसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि हम रेट ऑफ इवापोरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट डिवाइडेड बाय टाइम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास एट 30 एंड 50 डिग्री सेल्सियस देर इज़ नो वॉल्यूम ऑफ कंडेंसेट, इसीलिए हमारे पास कोई रेट ऑफ इवापोरेशन भी नहीं है, क्योंकि कोई जो हमारे पास प्रेजेंट है, जो हमारे पास कंडेंसेट प्रेजेंट है वही हमारे पास डिपिक्ट करता है रेट ऑफ इवापोरेशन को। तो अगर वहाँ पर ही कोई वॉल्यूम नहीं है तो इसका मतलब कोई भी इवापोरेशन का प्रोसेस जो है वो एग्जिस्ट नहीं किया। अब उसकी डिफरेंट वजह हो सकती है कि 30 और 50 डिग्री सेल्सियस। एक तो ये बात कि वहाँ पर वो अभी वो बॉयल होना जो आपका सोल्यूशन था ऑरेंज या मिल्क सोल्यूशन, उसकी बॉइलिंग ही स्टार्ट नहीं हुई, इसलिए वो आपके पास उसने आपको वो टेम्परेचर उसके लिए कम था, इसलिए वो बॉइलिंग पॉइंट ही उसने अचीव नहीं किया। तो इसलिए हमारे पास जो इवापोरेशन है वो भी हम अचीव नहीं कर सके। नेक्स्ट अब आप इन्हीं रीडिंग्स को जो है आप एक ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर जो है आप टेम्परेचर को रखें और वाई एक्सिस पर जो है आप रेट ऑफ इवापोरेशन को अगर रखते हैं और वैल्यूज प्लॉट करते हैं जो आपके पास अगेंस्ट 30, 50, 70, 90 डिग्रीज दी गई हैं, तो आप देखेंगे कि एट 30 डिग्री हमारे पास वॉल्यूम रेट ऑफ इवापोरेशन 0 था और 50 पे भी 0 था। नेक्स्ट पे हमारे पास एट 70 डिग्री वो इंक्रीज कर दिया है 2.1 पे, फिर 90 डिग्री पर हमारे पास 1.7। तो इन तमाम पॉइंट्स को जो है उन्होंने ज्वाइन किया है, तो एक इस तरह की कर्व सी बन रही है। तो अगर हम इसमें से कोई स्ट्रेट लाइन पास करवाना चाहें तो वो स्ट्रेट लाइन या ट्रेंड लाइन जो है आप एक्सेल के थ्रू इसमें से पास करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है वो हमारे पास बन जाएगी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसमें जो y है वो हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है, y एक्सिस पर जो हमारे पास वेरिएबल है वो है रेट ऑफ इवापोरेशन, और x पे जो वह है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि x एक्सिस पर आपने जो पुट की हुई है वैल्यू। तो जैसे कि x एक्सिस पे हमारे पास टेम्परेचर है, तो ये जो इक्वेशन हम ट्रेंड लाइन या हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हम जो निकालते हैं, इसका पर्पस ये होता है कि आपके पास जो फिर आप इंटरपोलेशन कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर मैंने बताया कि 50 डिग्री सेल्सियस और 70 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, तो इस वैल्यू से अगर आप दरमियान में कोई वैल्यू निकालना चाहें, जैसे आप एट 60, 68, 7 यानी 70 और 50 के दरमियान में कोई वैल्यू निकालना चाहें, तो आप इन ये जो इक्वेशंस होती हैं इसकी मदद से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की मदद से आप जो इंटरपोलेशन है वो कर सकते हैं। यानी बिटवीन आपके पास 50 एंड 70 आपको नहीं पता कि दरमियान में कहाँ पर कोई इवापोरेशन का प्रोसेस हुआ है या थोड़ी बहुत इवापोरेशन स्टार्ट हुई है, तो वो जो इंटरपोलेशन है उसके लिए आप इन इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये इक्वेशंस जो है आपको इस पर्पस के लिए आप इन्हें यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम जो है देख लेते हैं कि कुछ डिस्कशन इस रिजल्ट के लिए। Heating of the liquid excites the molecule which causes the molecule to move faster and collides with one another। जब भी हमारे पास लिक्विड है, सॉलिड के मुकाबले में जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने टाइटली बाउंड नहीं होते। ठीक है, जब आप उन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो मज़ीद जो है वो एक्साइट होते हैं, वो मूव करते हैं और एक दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनके दरमियान हीटिंग से जो उनकी अपनी जो बॉन्डिंग होती है, उनकी अपनी जो फोर्सेस होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं। तो इस उनकी अपनी क्योंकि फोर्सेस ब्रेक डाउन होती हैं तो वो इजीली मूव कर सकते हैं, और जब वो इजीली मूव करेंगे तो वो वेपर फेज में चेंज हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो सॉलिड फेज में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, उनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। फिर इसी तरह लिक्विड जो है उसमें हमारे पास एज कम्पेयर टू सॉलिड जो पार्टिकल्स हैं, उनकी जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर भी होते हैं, उनके दरमियान इतनी सॉलिड के मुकाबले में हमारे पास कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं। लेकिन अगर आप वेपर फेज या गैस फेज में बात करें तो उसमें जो है मॉलिक्यूल्स बहुत ही दूर दूर होते हैं और इनमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज जो है वो बहुत ही माइनर होती हैं एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड फेज। इसलिए जब आप लिक्विड फेज में किसी को आप उसे एनर्जी या हीट प्रोवाइड करते हैं किसी मॉलिक्यूल को लिक्विड के, तो वो क्या करते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी आपस में क्योंकि वीक बॉन्डिंग होती है, वीक फोर्सेस हैं, तो वो इजीली जो है वो टेम्परेचर जो है वो उसे प्रोवाइड करने से, हीटिंग प्रोवाइड करने से वो जो फोर्सेस हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं, और फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि अब वो इजीली फ्लो कर सकते हैं, इजीली फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो जब वो इजीली फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो क्या करें, बेसिकली वो उनकी वो दूर जा सकते हैं जिससे उनमें अट्रैक्शन नहीं रहेगी, वो इजीली मूव करें। तो ये जो दूर जाने की वजह से वो क्या करते हैं, वो
अपनी फेज जो है वो इजीली लिक्विड टू वेपर फेज में वो चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए जब हम एवापोरेशन फ्लास्क में अपने जो हमारे पास हमने सॉल्यूशन लिया है, जब हम उसे टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली आप उसकी जो फोर्सेस हैं उसे वीक कर रहे हैं ताकि वो इजीली उसके मॉलिक्यूल्स हरकत करें, मूव करें और अपनी जो फेज़ है उसे लिक्विड से आप उसे वेपर फेज़ में, ताकि एवापोरेशन का प्रोसेस हो सके, आप उसे चेंज करते हैं। और ये सब होने की वजह क्या है, बेसिकली आप उसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, उसको हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो जो टेम्परेचर है बेसिकली जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो एक्सेलरेट करता है। तो इसीलिए हम ये कहते हैं, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो टेम्परेचर के साथ आप उसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि हमने यही स्टडी करना था। हमारा पर्पस या हमारा ऑब्जेक्टिव इस एक्सपेरिमेंट का यही था कि इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का। तो आपको एंड पे कंक्लूड या डिस्कशन में ये आपको यही लिखना है कि जी आप टेम्परेचर के इंक्रीज करने से रेट ऑफ इवेपोरेशन एक्सेलरेट करता है। लेकिन वही बात कि फिर आपने कहा कि 30-50 पे 0 था, 70 डिग्री पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन 2.1 ml पर मिनट पे गया। तो ये इंक्रीज हुआ ना कि एट 30 एट 50 नो देयर वाज नो रेट ऑफ इवेपोरेशन, लेकिन जैसे ही आप 70 डिग्री पे गए आपके पास एकदम जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेट ऑफ इवेपोरेशन की वैल्यू आई है। लेकिन फिर आप जैसे आप यहाँ पर कह रहे हैं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, तो जब आपने 90 डिग्री किया तो फिर क्यों इंक्रीज नहीं किया, फिर क्यों वो 2.1 से वो 1.7 ml पर मिनट पे आया? तो मैंने वो बताया कि उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि वो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स थे वो आपके पास 70 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो अचीव कर चुके थे। अब इतने पार्टिकल्स या इतना कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट या इतना वाटर कंटेंट आपके सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट ही नहीं था जो कि एवापोरेट हो सके। ठीक है, मैक्सिमम जो आपके पास अक्कर हुई वो इसीलिए वहां पर उस पॉइंट पे हो गई। तो अब उसके बाद बाकी जो है वो मजीद हो गए आपके पास 90 डिग्री पर आकर, लेकिन क्योंकि इतना कंटेंट ही प्रेजेंट नहीं था। लेकिन आप ओवरऑल यही रिकमेंड करते हैं, आप यही कमेंट करेंगे कि इंक्रीज़ किया है। तो फिर आप अपना एक स्पेसिफिक आपकी रीज़न है, आप लिख सकते हैं कि एट दिस टेम्परेचर जो है, यहाँ हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसके ऊपर क्यों नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि हमारे पास मैक्सिमम जो है एवापोरेशन का प्रोसेस एट 70 डिग्री जो है वो पॉसिबल हो चुका था। तो आज का लेक्चर हमारा इसी से रिलेटेड था, इसे हम यहाँ पर एंड करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम इसे मज़ीद जो है डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।